आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति ओसियां की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भेड़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष फूलाराम चौधरी से किसानों की समस्याएं व सहकारी समिति की जानकारी लेने पहुंची राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल की टीम। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष फूलाराम चौधरी के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति भेड़, पंचायत समिति ओसिया, जिला जोधपुर। जो ये चेहरा देख रहे हो, ये चेहरा परिचय के मोहताज नहीं है। भेड़ वालों के लिए, पंचायत समिति ओसिया के लिए विधानसभा के अंदर काफ़ी चर्चित चेहरा है। मैं नाम इनका बताना चाहूँगा, फूलाराम चौधरी जी, जो वर्तमान कोऑपरेटिव सोसाइटी भेड़ के अध्यक्ष हैं। तो आज हमारी खास मुलाकात इनसे रहेगी। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में थे, क्या कुछ इनका राजनीतिक परिचय है, तो पॉइंट टू पॉइंट अपने इनसे बातें करेंगे, राजनीतिक परिचय में जानेंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब, आज जो मेरी टीम है जो आपके साथ में आई है, पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। शुक्रिया जी अध्यक्ष साहब, मैं पहले तो आपको जानना चाहूँगा, आज आप इस पद पे आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब, जो आज आपको पूरे राजस्थान के, पूरे भारतवासी आज आपको देख रहे हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारी जनता है वो भी जानना चाहेगी, आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से? मैं राजनीति में कम से कम 40 साल से हूँ। जी सर। मेरा पहला वोट पड़ा था प्रथम बार 71 के अंदर। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 9th पास हूँ, 10th फेल हूँ, परंतु मैं 99 के अंदर मैंने 10th कर ली थी प्राइवेट फॉर्म भर कर। तो मैं 10वीं पास हो गया था। और उस समय हमारे राजमाता जी खड़े थे, तो उनको मैंने पहला मत उनको दिया था सन 71 के अंदर। उसके बाद मैं राजनीति में हूँ। राजनीति के मेरे जो भी हमारे जो जन्मदाता है, राजनीति के जन्मदाता स्वर्गीय श्री परशुराम जी मदेरणा साहब है। वो हमारे एक पुत्र का पिता होता है, वो जन्मदाता होता है। उसी राजनीतिक जन्मदाता हमारे परशुराम जी मदेरणा साहब है। जी सर। उन्होंने राजनीति में हमारे को लाए, आगे बढ़ाया, और उसके बाद हम राजनीति साहब के पीछे कर रहे हैं। जी हाँ सर। जोधपुर की बात आती है, मदेरणा परिवार का नाम आता है, तो परिचय और उनका बैकग्राउंड, उनकी राजनीति पकड़ आप सब देख सकते हो किस प्रकार आज छाप छोड़ी हुई है। उन परिवार ने एक नाम रोशन किया हुआ। उनके अभी भी परिवार के अंदर जो अभी वर्तमान विधानसभा ओसिया के अंदर जो एमएलए है दिव्या जी मदेरणा, सुश्री दिव्या जी मदेरणा, तो वो भी अभी यहाँ से एमएलए हैं। अध्यक्ष साहब की जो राजनीति की शुरुआत हुई है, उनके दादाश्री, उनसे परशुराम जी मदेरणा जी से इनकी शुरुआत हुई, उन्होंने इनको आगे राजनीति में लेके आए। अपने इसी टॉपिक पे भी बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, अब मैं जानना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि 11 साल के बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं जी, जिसके अंदर चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ रही, काफ़ी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, वार्डों के चुनाव रहे। तो अपनी अगर प्रक्रिया की बात करें तो चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की रही? मेरी चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छी रही जी। मेरे जितने भी सदस्य थे, 12 सदस्य, वो सभी के सभी निर्विरोध हो गए, और उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया कि आप फूलाराम जी, आप अध्यक्ष हो। जी सर। अब थोड़ी सी हुई तो बाद में निर्विरोध उपाध्यक्ष के बारे में हुई, तो उपाध्यक्ष वो बीजेपी वाले माइंडेड वो बनना चाहते थे, और हम उनको बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको कांग्रेस वालों को ही बनाना चाहते थे। बोर्ड पूरा हमने कांग्रेस का बना लिया, और बहुत अच्छी रही। वैसे मैं पहले पूर्व सरपंच हूँ, 1995 से लेकर के 2000 तक मैं सरपंच रहा हूँ, और पिछले 11 साल तक मैं भाखरी सोसाइटी के अंदर उपाध्यक्ष रहा हूँ। ये जान करके और बहुत खुशी हुई। मेरा जीएसएस का अध्यक्ष चुनाव हुआ ने बहुत अच्छा हुआ। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। शांति प्रिय, बिल्कुल एकदम शांति प्रिय हुआ। सबने हंस खिल करके मत दिया, और हम आराम से बाहर आए। हमारी जहाँ मंच पर गए तो विचारधारा दूसरी थी, बाहर आए तो हमारी विचारधारा दूसरी, गाँव वालों के साथ में हो गई। जी सर। इसी प्रकार से हमारा चुनाव हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ जी। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि शांतिपूर्ण इनका चुनाव हुआ, बिना विवाद के इनके शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो गया। तो मैं अध्यक्ष साहब से अभी किसान की कड़ी पे भी बात करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अध्यक्ष साहब 2011 से 22 का जो कार्यकाल रहा सहकारिता विभाग के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, तो उसके अंदर उपाध्यक्ष पद पे भी रहे हैं। सहकारिता से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, पंचायती राज से भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, परिचय के मोहताज नहीं है, ये शख्स है जो फूलाराम जी चौधरी। तो मैं अध्यक्ष साहब और भी आपसे जानना चाहूँगा, जो आज आपको पूरे किसान देख रहे हैं, जो अपनी सहकारी समिति के ऋणी किसान है, अऋणी किसान है, वो भी आपको देख रहे हैं, पहले तो उनको क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया?
इस पद का ताज पहना दिया गया, अपने वोटर सपोर्टर को क्या कहना चाहोगे? वो ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि मेरी सोसाइटी से जो भी मेरे गांव के नागरिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपनी ज़मीन है वो ज़मीन पटवारी के द्वारा मेरे से फार्म ले जावे, फार्म लेकर के और पटवारी के द्वारा प्रमाणित करवावें और उनको मैं आगे पहले अपने आप सेंक्शन कराऊंगा। किसानों को मैं किसी तरीके से कोई आँच नहीं आने दूंगा, मैं आँच लूंगा परंतु किसान को नहीं आने दूंगा, घर बैठे उनको पैसा दिलाऊंगा। ठीक है सर। और जो ऋणी है उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप समय पर सरकार के पैसे जमा कराते रहो, आपको ब्याज नहीं लगेगा और समय पर देना, समय पर लेना। जितना आपको चाहिए वो ले जाओ, कोई बात नहीं, परंतु समय पर वापस दे दो। बिल्कुल सर। जिससे क्या है कि आपको ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त होगा। सरकार की तरफ से आपको ब्याज मुक्त दे रहे हैं तो आपको ब्याज मुक्त ऋण लेना चाहिए और समय पर वापस जमा कराना चाहिए। जी सर। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर जुड़े, जिससे सोसाइटी को भी फायदा हो, गाँव को फायदा हो और किसान काश्तकार को भी फायदा हो। जी सर, ये बात है। तो अध्यक्ष साहब, आप काफ़ी टाइम से सहकारिता से जुड़े हुए हो, आज आपको वो अध्यक्ष देख रहे हैं जो काफ़ी अध्यक्ष ऐसे हैं, काफ़ी अध्यक्ष रिपीट हो गए हैं, काफ़ी अध्यक्ष नए बन गए, काफ़ी युवा बने, काफ़ी पुराने बुजुर्ग भी बन गए हैं। पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर मैं। आज आपको वो भी देख रहे हैं, काफ़ी अध्यक्ष ऐसे हैं जो इस पद पे आने के बाद में इस पद की गरिमा को भूल जाते हैं, कभी वो समिति के अंदर जाके भी नहीं देखते क्या क्या चल रहा है समिति में, क्या नहीं, क्या अध्यक्ष के दायित्व होते हैं, क्या अध्यक्ष की पावर होती है, कहाँ अध्यक्ष को जाना चाहिए समिति के अंदर, कितने टाइम विजिट करना चाहिए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप समिति में कितने टाइम जाओगे? देखो ऐसा है, आप प्रति महीने में मीटिंग लूँगा, ले रहा हूँ और समिति के अंदर सुबह शाम मैं जब भी समय लिखता हूँ मिलता है मेरे को, मैं समिति में जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और लोगों से सलाह कहता हूँ कि भाई आप फॉर्म लाओ और सोसाइटी से जुड़ो। और भी जो भी जितने भी सरकार उनको किसानों के प्रति जो संवेदनशील है, जो भी सहायता करती है उनके बारे में किसानों को मैं बताता हूँ क्या ये करना है, ये गवर्नमेंट अपनों को दे रही है, आप लोग जैसे तारबंदी है, तारबंदी की सब्सिडी है और भी मशीनरी के बारे में सब्सिडी, उनके बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। और जो लोग आपने कहा कि भाई अध्यक्ष बने नाम मात्र के, वो तो निकम्मे हैं, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो तो नाम मात्र के हैं। इससे अच्छा है कि उसको अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहिए और अध्यक्ष बनना है तो अपनी नीयत से, साफ नीति से बनना चाहिए और साफ नीति से काम करना चाहिए, किसानों को फायदा दिलाना चाहिए। अब अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है, सभी गांव के हम मिलकर के और काम करना चाहिए, उसे मैं तो अध्यक्ष मानता हूँ। और जो अध्यक्ष बन गए और काम नहीं करते वो तो दिक्कत में क्या है, क्यों बने? वो फालतू सीट रोक दी उन्होंने, काम नहीं कर रहे, किसान परेशान है, तो इससे अच्छा है कि वो नहीं बने। तो मैं तो ये समझता हूँ, ये बात है। बिल्कुल सर। तो अध्यक्ष साहब, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि काफ़ी एहरणीय सदस्य हैं, आज आपकी समिति के एहरणीय सदस्य हैं। जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उनसे भी मिले तो वो भी कह रहे हैं कि सर हमें भी अध्यक्ष से उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा। तो वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन है लेकिन फिर भी वो एहरणीय है, उन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपके आज ग्राम वैसे ही आपके किसान देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना यहाँ से फार्म ले जाओ, लगा जा करके और पटवारी से अपनी ज़मीन प्रमाणित करा के लाओ, जो ऐसा है वो खोला के लाओ, जो भी गवर्नमेंट के नियमानुसार तुम्हारे को ऋण मिलेगा वो मैं अति शीघ्र दिलवा दूंगा और उसी वक्त एक 8-10 दिन के अंदर फाइल आपकी सैंक्शन करवा दूंगा और ऋण दिलवा दूंगा। ठीक है। अब रही बात, जो लोग अनपढ़ लोग हैं वो समझते नहीं है, मैं समय समय पर कहता हूँ मेरे पास में फाइलें कुछ आई है, कुछ आ रही है, कुछ लेके आ रहे हैं, उसको अच्छी उम्मीद है और मेरे से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है उन लोगों की। क्यों उम्मीद है मेरे से कि वो ये लोग सोचते हैं कि भाई सरपंच है और अनुभवी आदमी है, इनसे कुछ काम हम करवा लेंगे और ये काम कर देगा, उनको उम्मीद भी है, तो मैं उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा और खड़ा उतर के उनका काम करूंगा। और ये लोग पछताएंगे, मेरे जाने के बाद में ये लोग पछताएंगे कि भाई कितना अच्छा अध्यक्ष था, उन्होंने ये काम किया है। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, इस गांव के अंदर पहले मैं सरपंच था ना, तो मैंने मेरे गांव का विकास किया, तो वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है तो फूलाराम के समय ही हुआ है। जी बिल्कुल सर, वो मैंने देखा भी है, आपके ग्रामीणों से मैंने जाना भी है, तो वो कुछ कह रहे हैं कि जो हमारे कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी बनी हुई हैं कि आज हम याद करते हैं कि हमारे फूलाराम जी के द्वारा बनाई गई है। जी, ये तारीफ की बात नहीं, ये आपने काम किया वो धरातल पे दिख भी रहा है। तो अध्यक्ष साहब, मैं आगे और भी बातें करूंगा आपसे। अब अपने बात करते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत चर्चित नाम है। जब इंश्योरेंस का नाम आता, जब आ जाता है बीमा, मृत्यु बीमा, फसल बीमा और हर तरीके का बीमा, और आज जो किसान का बीमा हो रहा है, आपने भी देखा होगा समिति स्तर पे बीमा होता है किसान का, पैसे काट लिए जाते हैं।
किसान के, ना तो किसान को ये पता रहता है कि मेरी कौन सी संस्था से मेरा बीमा कटा है, कौन सी कंपनी ने मेरा बीमा काटा है, कितना बीमा काटा है। काफ़ी किसानों को ये नहीं पता। अपनी भेड़ की समिति की बात कर लें, 70% किसानों को नहीं पता, 30 को पता हो, एक अलग बात है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इंश्योरेंस का किसान का पैसा काट लिया जाता है, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिलता। इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर यह कहना चाहता हूँ कि न तो कंपनी का किसी को पता है। हम दो प्रकार का इंश्योरेंस करते हैं। पहला इंश्योरेंस तो होता है किसान का खुद का। अगर वो हमारा ऋणी किसान है और न मालूम कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जावे, तो दुर्घटना हो गई तो उनको हम 10 लाख रुपए देते हैं। हमारी सोसाइटी 10 लाख रुपए देती है। अगर दुर्घटना नहीं हुई, खुद वहाँ से ख़त्म हो गया, कोई अचानक ख़त्म हो गया, तो उनको जो भी ऋण लिया है, जैसे लाख लिया है, 50,000 कितना भी लिया हुआ है, वो हमारी सोसाइटी माफ़ कर देगी। ठीक है सर। और जो खाताधारी होता है उन बच्चे के नाम, दूसरे उन बच्चे को उत्तराधिकारी के नाम खाता खोल दिया जाएगा और उनको वापस लोन में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब रही बात बीमा की, बीमा हम लेते हैं, बीमा हमारी सोसाइटी करती है, हमारी सब कुछ है, परंतु हमारी ये मालूम नहीं कौन सी कंपनी हमारे को बीमा है, कौन दे रहा है हमारे को, कौन नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है। कोई वो मतलब अंधों का जागरण है, कुछ नहीं पता है। पैसे आ गए, बैंक को पूछते हैं साहब ये क्या हुआ, कि साहब हमारे को भी पता नहीं। बैंक वाले यही कहते हैं साहब हमारे को पता नहीं। अब देखो गवर्नमेंट का और बीमा का नियम है, वो हो गया। अब जाए किसके पास में? बीमा का पता नहीं लगता। बीमा जमीन खा गई या आसमान खा गया? आसमान खा गया जी। बीमा आसमान खा रहा है जी सर। हाँ, बीमा आसमान खा रहा है तो किसान कहाँ जाएगा? किसान हर तरह से पिट रहा है। और मेरा एक पर्सनल सवाल रहेगा, मेरा एक निजी पर्सन रहेगा। आप एक्टिव अध्यक्ष हो, आज आपको पूरे राजस्थान के ग्रामीण हैं वो भी देख रहे हैं, आज आपको अधिकारी लोग भी देख रहे हैं। काफ़ी अधिकारी ऐसे भी होंगे कि जो कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं, वो भी मेरे से काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन अध्यक्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि जो आज आपने बात की जाए किसान की, व्यापारी वर्ग की बात कर ली जाए, किसान की बात कर ली जाए, किसान जो आज मार्केट में ठेला लगाता है, वो अगर बात कर ली जाए, उस ठेले के ऊपर जो सब्जी बेच रहा है, वो अपनी सब्जी का रेट खुद तय करता है। आज जो किसान है 6 महीने तक अपनी फसल तैयार करता है, फसल तैयार करने के बाद में जब मार्केट में लेके जाता है, वो व्यापारी पे निर्भर हो जाता है। क्यों? उसको रेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, वो भी अपना रेट खुद तय करे, परंतु वो है कहाँ? देश आज़ादी लेकर 70 साल हो गए, 70 साल तक ऐसा नहीं हुआ। किसान पिटा का पिटा जा रहा है। ठीक है ना। वो ठेले वाला है, वो अपना भाव तय करता है। आज हमारे प्याज का भाव आज से 10 दिन पहले 25-30 रुपए किलो था, अब हाँ चरम सीमा पे था, और अब हो गया 2.5 रुपये किलो। देखो कितना किसान पिट चुका है। 2.5 रुपये किलो अगर दिया ना, तो बुआई जो हमने चुवाई करी है ना, कांदे की चुवाई करी है, वो भी तनख्वाह पूरी नहीं होती है। ठीक है। अब तो किसान तो पिटा ही पिटा रहता है। किसान के साथ में न्याय है ही नहीं। एक कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह 200% बढ़ चुकी है, और किसान की कुछ नहीं बढ़ा। अनाज का कीमत वही का वहाँ पड़ा है। ठीक है, 10% उसका किसान का बढ़ा है, जबकि किसान 200% का क्यों नहीं बढ़ रहा है? किसान धोखे में जा रहा है। सरकारें दोनों आ रही है, वो भी कह रही है कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, ऐसी कर देंगे। क्या दुगनी कर दो, कैसे कर दोगे? कहीं ना कहीं आत्महत्या के कारण इन मुद्दों के साथ भी जोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल जोड़ा जा सकते हैं। आत्महत्या हो रही है। अब कांदा प्याज की मैं अभी बता देता हूँ, प्याज अगर 25 रुपये किलो किसान से खरीदे, तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? क्यों मरेगा? वो आराम से अपना पैसा उतार देगा। ठीक है। बैंक का दिवाला नहीं निकालेगा, बैंक का पैसा दे देगा, और जो कोई है रसूखदार है उनका पैसा दे देगा, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? अपना कर्जे होते हैं, कर्जे होने के बाद में जमीनें भी कुड़क होती हैं काफी किसान। नहीं, वही थी, ऐसा कुछ मामला था। अब तो सरकार के द्वारा बंद की हुई है, परंतु कुड़की आदेश आया था। अभी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है, और नहीं दिया, इधर उधर करके पैसे जमा करा दिया। हम किसानों के प्रति बहुत रुझान रखते हैं। हम किसानों के प्रति हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं, कुछ हम देते हैं, कुछ दूसरे से ला करके बैंक वाला का पीछा छुड़ा देते हैं। ऐसा मामला है। समय के अभाव के कारण सर मैं आपसे 2 सवाल और मेरे रहेंगे। आपने भी देखा होगा कि जो किसान है उसकी 3 फेस की लाइट है, नियमों के अनुसार 6 घंटे है, लेकिन ये ना तो आपके दायरे में आती है ना समिति के दायरे में आती है। लेकिन किसान की समस्या मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। मैं किसान हूँ, समस्या मेरी वैसी की वैसी है। वो समिति के दायरे में होने से क्या होगा? मैं तो समिति अध्यक्ष अभी बना हूँ, किसान तो हूँ। मेरे घर 2 ट्यूबवेल 4 ट्यूबवेल चल रहे हैं। कहाँ है वो 6 घंटे लाइट? वो भी 10 घंटे में पूरी करते हैं। सरकार से ज्यादा तो ये जो GSF पर खड़ा है ना, वो निकम्मे ज्यादा हैं। वो लोग निकम्मे हैं,
वो 10 घंटे में 6 घंटा लाइट पूरी कर रहे हैं। निकम्मे कैसे हैं सर? अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको निकम्मे कहने का तरीका? और अगर लाइट के अगर आप जाते हो उनसे बात करते हो तो क्या आश्वासन देते हैं आपको? वो कहते हैं पीछे से कट गई है, हम फोन करते हैं पीछे से कट गई। अरे भाई वो फीडर चल रहा तुम्हारे पीछे कैसे कट गई? क्या वो तो पीछे से कट गई साहब। उनकी नीयत खराब है। नीयत इसलिए खराब है कि कुछ तो काश्तकारों की नीयत खराब है। काश्तकार की नीयत ऐसे हो गई खराब कि लालची होते हैं लोग। भाई आज लालची सब लाल सब करते हैं। वो उनको जो मजदूर बैठे हैं ना कर्मचारी, उनको कोई कुएं वाला कोई दूसरे फीडर वाला है, वो कह देता है हम तो 500 रुपये देते हैं पर मंथ और हमारी लाइट नहीं काटते हैं और सही चल रही है, आप लोग भी दो तो हमारे हो जाए। ऐसा हम करते नहीं है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो बिजली घर में जहाँ फीडर पे है उतना कार्यालय में भी नहीं है। क्या बात है। ठीक है। अब अधिकारियों को फोन करते हैं साहब ये क्या है, कैसी लाइट आ रही है, क्या देरी से, अच्छा आप बंद कर दो इनको। तो वो कह रहे हैं कि हम आप सुधार देंगे, सब कुछ कर देंगे। और वो उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। हम क्या करें साहब, ट्रांसमिट हो गया। तो अफसर लोग वापस कहते हैं कि आप जैसे तैसे भी व्यवस्था सुधारो, व्यवस्था बनाए रखी। तो वो उनकी मान लेते हैं। काश्तकार पिटा का पिटा रह जाता है बेचारा, वहाँ का वहाँ रोता रोता रहता है। अब सर्दी की रात के अंदर किसान खेत के अंदर सारी रात 10 बजे लाइट आएगी, 4 बजे कटेगी और सारी रात किसान खेत के अंदर काम करेगा। और जो भी है किसान को दिन में बिजली अगर दे तो भी हम माने कि हमारे साथ में न्याय किया सरकार ने। वो दिन में बिजली हमारे को नहीं देते हैं, रात में 10 से 4 बजे तक देते हैं। तो किसान तो सर्दी मरता है बेचारा। उनको तो बच्चे पालने, वो तिनका कहाँ से लाएगा? ठीक है। और जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं वो आराम से रात को सोते हैं और उनको डबल मिलती है, सब कुछ होता है, सब होता है, परंतु किसान के साथ में कुछ नहीं होता है। जी, मैंने बहुत से अध्यक्षों के साथ में आपको मिलाया, बहुत से अध्यक्षों के विचार सुनाए। तो आज मेरी ऐसी ही मुलाकात के अंदर फूलाराम जी मेरे साथ जुड़े थे, चौधरी साहब। चौधरी जी से मैंने बात की। चौधरी जी ने भी मेरे आगे यही समस्या रखी कि जो हमारे किसान की लाइट है ये बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है। जब जाके अधिकारियों को बताते हैं, अधिकारी आगे से आश्वासन देते हैं कि लाइट पीछे से काट ली गई है। क्यों इंसान जो अपने किसान के साथ में इतना ज़्यादा क्यों किया जा रहा है अन्याय? तो जो अगर बात करें अध्यक्ष साहब, विचारों की लड़ाई अपने बहुत की, विचारों की अगर बात की जाए, जो अपने किसान हैं, अगर किसान को टाइम पे लाइट नहीं देगी तो जो 70% किसान कहेंगे, अगर आंदोलन करने की बात आएगी, धरना करने की बात आएगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, धरना करने की बात आएगी तो हमारे को धरना करना ही पड़ेगा और अधिकारियों का आश्वासन है और कुछ नहीं है। परंतु अब हमारे को हार कर धरना करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। अब इसका समाधान जो सरकार ही कर दे तो किसानों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमारे को परेशान होकर के और जितने भी जीएसएस फीड है उनको जा करके और हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी सर। हाँ। तो सर इन्हीं मुद्दों को लेके आज अपनी वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। अपने काफ़ी लंबे समय दे अपना विचार चले, क्योंकि देखो जब कोई एक्टिव अध्यक्ष मिलता है हमें भी उनके आगे सवाल रखने की अगर बात की जाए तो हमारी भी मंशा रहती है कहीं ना कहीं। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे आज लास्ट मुद्दे पे बात करूंगा। जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठाया, आपके वोटर सपोर्टर ने इस पद का ताज पहना दिया गया। अपने वोटर सपोर्टरों को, ग्राम वासियों को आने वाली होली के आगामी जो अपनी 8 तारीख को होली आ रही है उस पर क्या कहना चाहोगे अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों और देशवासियों को मैं मेरी तरफ से तहे दिल से, हृदय से शुभकामना अर्पित करता हूँ। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, आराम से खेलो और मेरे पास में आओ। आपके पास जमीन में आपकी पैसे सेंक्शन करवाऊंगा और होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। क्या बात है। इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़ चुके थे फूलाराम जी, जिनसे आज हमारी खास मुलाकात के अंदर बातचीत रही। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें समय दिया 10 मिनट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके मेरा इंटरव्यू लिया है। और जो कुछ मैंने, मेरे हिसाब से तो गलत कहा नहीं है, अगर कोई गलत तो इंसान हो भी जाए तो उनको क्षमा करना। और हमारे जो राजनीति के जन्मदाता है दिव्या जी, मदेरणा परिवार, वो हमारे ऊपर बहुत, गांव की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गांव में विकास कर रहे हैं। उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 450,000 करोड़ की अभी हमारे पेयजल योजना लाए हैं दिव्या जी। ठीक है साहब, वो काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। हाँ, और वो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं दिव्या जी।
जी। और आशा दिव्य जी आएंगे इसी बार। जी, ऐसे ही अपने विधानसभा के एक टॉपिक पे फिर बात करेंगे। इंटरव्यू लंबा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक विचार की अगर बात आ जाती कहीं ना कहीं, तो अध्यक्ष जी से आज जान लेते हैं कि जो आने वाले 2023 के चुनाव है, विधानसभा चुनाव के अंदर, उसके अंदर क्या किसका पलड़ा, कौन सी पार्टी का भारी रहेगा। अध्यक्ष साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं 2023 के लास्ट के अंदर, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी पार्टी का क्या लगता है आपको ओसिया के अंदर पलड़ा भारी रहने वाला है? मैं पार्टी की बात पूछो तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। और दिव्या जी आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, हमारे दिव्या जी आएंगी। जी, दिव्या जी की अच्छी जीत है जी। आराम से जीत कर, क्योंकि दिव्या जी एक ऐसी लेडी है जो ओशिया के अंदर कोई नहीं जानता था ओशिया को, वो ओशिया की पहचान हो गई है। जी, बिल्कुल। क्या कौन है ये दिव्या मदेड़ा की, ओशिया से हैं, ये पूरे बच्चे की हो गई, पूरे राजस्थान के अंदर पहचान हो गई। तो एक आदमी की पहचान करना बहुत अच्छी बात होती नहीं। जी, तो विधानसभा की बात कर ली जाए या सोशल मीडिया पे बात कर ली जाए, तो जो अपने दिव्या मदेरणा जी है वो भी काफ़ी हाईलाइट हुई थी, काफ़ी जगह छाई हुई, काफ़ी जगह उन्होंने मुद्दे मसले भी उजागर किए। तो ऐसे ही अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत रही, तो देखते हैं 23 के चुनाव के अंदर क्या होता है। जैसे कि रुझान आना शुरू हो गए अगर बात कर ली जाए, तो अध्यक्ष साहब ने काफ़ी विचार भी दिए। अध्यक्ष साहब, पुनः भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई इस पद पर आने के लिए। आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। और आना और इंटरव्यू लेना जी, और कोई हो तो क्षमा करना। जी, शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। बहुत जल्दी आपको क्रय विक्रय का रिजल्ट दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।